जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी के जो है 9th क्लास की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। 9th क्लास की ज्योग्राफी का बुक का जो नाम है वो है समकालीन भारत वन। ठीक है, देखिए आज की इस वीडियो में जो है इस 9th क्लास की ज्योग्राफी का जो चैप्टर होने वाला है ना, वो चैप्टर जो है एक होने वाला है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। आप यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी करते हैं या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो आपके लिए जो है यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अभी जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है, और खास करके जो है हूबहू पूछा जाता है एनसीईआरटी के बुक से। और खास करके ज्योग्राफी का बात कीजिएगा, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई क्या कहते हैं, अभी जो 1 2 और 3 का जो एग्जाम हुआ है उसमें ज्योग्राफी जो है 90% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछा है। ठीक है, और 10% क्वेश्चंस जो है वो एससीईआरटी से पूछा है, यानी बिहार टेक्स्ट बुक से पूछा है। तो इसलिए जो है यह वीडियो खास करके जो बीपीएससी टीचर का तैयारी करते हैं उनके लिए जो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यह आप क्वेश्चंस यदि बनाते होइएगा प्रीवियस ईयर का, तो उससे आपको भी पता चलता होगा कि क्वेश्चंस जो है कहाँ से पूछा जाता है। ठीक ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले जान लेते हैं कि 9th क्लास में हमें जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम है भारत की भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर का नाम है अपवाह, यानी कि नदी तंत्र से रिलेटेड रहेगा। चौथा है जलवायु। पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। छठा है जनसंख्या। जनसंख्या, ठीक ना, तो इतने 6 चैप्टर जो है हमें 9th क्लास में पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन चैप्टर से। पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, भारत और स्थिति, भारत आकार और स्थिति। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, भारत आकार और स्थिति, यानी कि भारत के आकार और स्थिति के बारे में बताया गया है। देखिए क्या है, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। देखिए भारत विश्व की जो है प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। तकनीक सर्वांगीण जो है आर्थिक विकास में अद्भुत प्राप्ति हुई है। भारत विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत का। तो यहाँ से हमें एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो है वो नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बनता है वो यहाँ से बनता है, स्थिति से बनता है, आकार से बनता है। देखिए सबसे पहले यहाँ क्या कहा गया है कि भारत एक क्या है, विशाल देश है। ठीक ना, भारत क्या है, एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कौन, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा पेन का जो है साइज क्या कर लेते हैं, पतला कर लेते हैं। अब ठीक है, देखिए भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए कैसे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ स्थित, थोड़ा सा हम लोग जो है इसी मैप में, पेज में जो है मैप दिया गया है वर्ल्ड का, उसमें देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, हमारा भारत है ना, ये हमारा क्या है, भारत है। देखिए ठीक है, ये हमारा भारत है। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए ये हमारा भारत है। अब भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। देखिए क्या है कि क्या कहते हैं, वो ग्लोब को ना 2 बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा है वो 0 डिग्री रेखा है। और यह 0 डिग्री रेखा जो है, ये वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री है, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। और यह 0 डिग्री रेखा को किस नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसी रेखा को जो है भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, और इंग्लिश में इसी रेखा को क्या, इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, तो यह इक्वेटर वाली जो लाइन है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और यह इक्वेटर लाइन है, यह काल्पनिक लाइन है। ठीक ना, यह वास्तविक लाइन नहीं है। काल्पनिक लाइन का अर्थ क्या होता है कि अब वैज्ञानिक जो है वो अपने अध्ययन के लिए जो है, वैज्ञानिक अपना अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को ना जो है सुविधा के अनुसार जो है यह लाइन खींचे हैं। ठीक ना, ग्लोब पर। वास्तव में यह पृथ्वी पर किसी प्रकार का रेखा नहीं है। तो याद रखिएगा, यह इक्वेटर लाइन जो है काल्पनिक रेखा है। ठीक ना, और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी वाली भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं,
यानी ऊपर में उत्तरी और नीचे दक्षिण है, तो दक्षिणी गोलार्ध निचली भाग को कहते हैं। अब देखिए हमारा भारत क्या है, इक्वेटर लाइन के ऊपर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। अब देखिए ये विश्व की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद आगे फिर हमारे बुक में क्या कहा गया है, देखिए स्थित है, इसका जो है मुख्य भाग क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, अक्षांश किसे कहते हैं, तो देखिए ये जो है 0 डिग्री जो क्या है, अक्षांश रेखा है, और इसी तरह करके जो है यहाँ 90 डिग्री तक जो है हम अक्षांश रेखा को उत्तरी गोलार्ध में खींच सकते हैं। उसी तरह जो है हम लोग यहाँ भी फिर क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री तक क्या खींच सकते हैं, अक्षांश रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं, ये पूरब से पश्चिम मिलाने वाली लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या यहाँ देखने आए हुए थे कि हमारे बुक में यहाँ क्या दिया गया था कि हम इसका मुख्य भाग यानी भारत का जो मुख्य भाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब इसे हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो यहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट जो है हमारे भारत का ना वो यहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये यहाँ है, और 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है। ये इस जगह को क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं, ठीक है, कन्याकुमारी सॉरी कन्याकुमारी कहते हैं, दूर यार, कन्याकुमारी कहते हैं। और इस जगह को इंदिरा कौल कहते हैं, ठीक है, सबसे ऊंचा बिंदु इंदिरा कौल है, ठीक ना। तो अब देखिए 37 डिग्री यहाँ जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ही क्यों कहा गया है, यहाँ तो नीचे वाला भाग हमारे भारत के दक्षिण होगा, दक्षिण हिस्सा है, और ऊपर वाला को उत्तर हिस्सा कहते हैं, उत्तरी उत्तर भाग है। लेकिन इसे भी उत्तरी अक्षांश ही कहा गया और इसे भी उत्तरी अक्षांश ही कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि विश्व से तुलना करके कहा गया है। विश्व में तो हमारा भारत पूर्णतः कहाँ है, देख लीजिए, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जो है यह भी रेखा उत्तरी अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में ही होगा, और यह भी जो 37 डिग्री 6 मिनट है यह भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा विश्व से अगर हम तुलना करें तो। इसलिए जो है उत्तरी अक्षांश ही कहा गया है। इसे भी दक्षिण भाग हमारे भारत का जो दक्षिण भाग है उसे भी उत्तरी अक्षांश ही कहा गया है, क्योंकि यह अक्षांश विश्व से तुलना करने पर जो है कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थोड़ा सा इरेज कर लो इन सब को, पहले कुछ नहीं मिटा। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है, याद रखिएगा कि यहाँ कौन सा बिंदु है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, कह रहे हैं ना। तो अब देखिए देशांतर क्या है कि उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध कौन सी है, देखिए उत्तरी गोलार्ध ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, और ये वाला कौन सा है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है। तो अब देखिए उत्तरी ध्रुव को ना, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को उत्तरी देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है। तो ये वाला जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया, ये वाली जो रेखा है ये सारा रेखा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा गया है, देख रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये सारा क्या है, देशांतर रेखा है ना। अब देखिए वही बात यहाँ कहना चाह रहा है कि हमारा भारत जो है वो किस देशांतर रेखा पर स्थित है, यही बात यहाँ बुक में कहा गया है, ठीक है, किस रेखा देशांतर रेखा पर स्थित है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब यानी ये वाला भाग का जिक्र कर रहा है, गुजरात में स्थित 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात वाले भाग का जिक्र कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है, यानी देशांतर रेखा, यानी यहाँ से जो रेखा गुजरी है वो 68 डिग्री 7 मिनट जो है वाली रेखा जो है हमारी भारत को जो है पूर्वी हिस्सा को टच कर रहा है, और इधर भी पूर्वी देशांतर ही होगा, क्योंकि भारत जो है पूर्ण रूप से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसलिए विश्व से तुलना करने पर जो है दोनों साइड को पूरब इसलिए कहा गया है, ठीक ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब और 97 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर। देखिए ये तो होना चाहिए पश्चिम, लेकिन इसे भी पूर्वी ही कहा गया है, और पूरब इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्व से तुलना किया गया है, और विश्व के अनुसार जो है हमारा भारत देख लीजिए कहाँ है, इधर पूरब हो जाएगा ना, इधर क्या हो जाएगा,
इस रेखा से इधर पूरा पूरब हो जाएगा, और इस रेखा से इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, और इस रेखा से ऊपर जो हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा। तो हमारा भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जब हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो यह जो देशांतर रेखा का जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह विश्व से तुलना कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए जो है हमारे भारत का ये 68 डिग्री 7 मिनट भारत के अनुसार से पश्चिम में है, लेकिन फिर भी पूरब कहा गया है, ठीक ना, याद रखना होगा आपको, कंफ्यूज मत कीजिएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में जो है देश को दो बराबर भागों में बांटती है। 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा हमारे भारत को जो है दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। अब देखिए कर्क रेखा जो है यहाँ से 23.5 डिग्री, ये कहाँ, ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में, यानी 30 से हल्का नीचा रहा होगा, यानी कि कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है। कर्क रेखा यहाँ से जो हमारे भारत को बीचों बीच क्या करती है, विभाजन करती है, ठीक है। कर्क रेखा इधर से गुजरेगी, ठीक है। अब कर्क रेखा किस अक्षांश को कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यह हमारे भारत को जो है दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक ना, भारत को बांटती है, विश्व को नहीं बांटती है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ कहा है लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है ना, और दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात कीजिए। देखिए कहाँ है हमारा जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दक्षिण पूरब में स्थित है, ये देख लीजिए, ये हमारा भारत है। और हमारा अंडमान निकोबार कहाँ स्थित रहा, अंडमान निकोबार कहाँ है, यहाँ है ना, अंडमान निकोबार हमारा जो है वो यहाँ है। अब जब हमारा अंडमान निकोबार यहाँ है तो भारत के अनुसार किधर है, भारत के अनुसार तो दक्षिण पूरब में है, क्योंकि इधर वाला जो भाग है, इधर वाला भाग क्या है, दक्षिण है, और इधर वाला भाग पूरब है, तो दक्षिण पूरब में है। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, यहाँ क्या है, लक्षद्वीप है ना। अब जब लक्षद्वीप हमारा यहाँ है तो इधर तो दक्षिण भारत का, और इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम में जो है वो लक्षद्वीप स्थित है, भारत के दक्षिण पश्चिम में। वही बात यहाँ कह रहा था, ठीक है। अब देखिए क्या आप जानते हैं वाला पॉइंट दिया गया है, ठीक ना। तो देखिए भारत जो है संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ था इंदिरा बिंदु अंडमान निकोबार में, ठीक है, यहाँ था इंदिरा बिंदु, यह 2004 में क्या हो गया है, जलमग्न हो गया है। इंदिरा बिंदु यहाँ है, और इंदिरा कौल जो है वो लद्दाख में स्थित है, ठीक ना, याद रखना होगा। गुजरात में जो है गौर माता स्थित है, गौर माता सबसे पश्चिमी बिंदु अगर पूछ दे तो गौर माता, सबसे उत्तरी बिंदु पूछ दे तो क्या कहते हैं, इंदिरा कौल, और सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ दे, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भाग से रिलेटेड कह दे, मुख्य भाग का दक्षिणी बिंदु तब कन्याकुमारी, और वैसे पूछ दे संपूर्ण भूमि का दक्षिणी भूमि दक्षिणी पॉइंट, तो याद रखना होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आकार के बारे में बात करा जा रहा है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग जो है भूभाग का, यानी कि विश्व के सॉरी भारत का जो भूभाग है कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32 लाख जो है 8 पॉइंट है, 32.8 लाख है, यानी कि 32 लाख, यानी स्पेसिफिक बात कीजिएगा तो 32,87,263 जो है वो वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है भारत का क्षेत्रफल जो है वो 2.4% है, यानी कि विश्व में जितना भी क्षेत्रफल रहा होगा उसका 2.4% क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2.4% है। अब स्पष्ट स्पष्ट है कि भारत विश्व का क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है, याद रखना होगा, भारत क्षेत्रफल के अनुसार से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग जो है 15,200 किलोमीटर है, स्थल सीमा रेखा का बात कर रहा है, ठीक है। स्थल सीमा रेखा का अर्थ क्या हो जाएगा, मैप दिया गया है यहाँ के ऊपर में है ना, स्थल सीमा रेखा का ये बात कर रहा है यहाँ से, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से इसका बात कर रहा है ना, स्थल सीमा जो स्थल से टच कर रहा है ना, इसका 15,200 किलोमीटर है, याद रखना होगा, एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना, 15,200 किलोमीटर होगा। उसके बाद कह रहा है फिर क्या, और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ
यानी सभी को मिला लीजिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में स्थित है। ये भी क्या है? भारत का ही पार्ट है। और समुद्री तट, इन सबको मिला लीजिएगा, तब भारत का समुद्री तट का जो सीमा हो जाएगा वो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद स्थल सीमा रेखा लगभग भारत का हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, यानी कि हिमालय पर्वत का नाम, हिमालय पर्वत के बारे में चर्चा कर रहा है, ठीक है। वलित पर्वत हिमालय पर्वत ही है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, यानी हिमालय पर्वत के नीचे का आप बात कर रहा है, ठीक ना। ये हिमालय पर्वत रहा, माना कि जब ये हिमालय, तो हिमालय के नीचे वाला भाग क्या होगा? दक्षिण, तो दक्षिण का बात कर रहा है। अब दक्षिण में, उत्तर में क्या है, सॉरी, इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, ठीक ना। और इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होते गया है। हिंद महासागर की ओर क्या हो गया है? संकरा होते गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत का बात कर रहा है। भारत की पश्चिम में क्या है? अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये क्या निकल गया? बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, कि चित्र 1.3 में देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। लगभग क्या है? 30 डिग्री है। फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। फिर देखिए भारत के बारे में कह रहा है कि पूरब पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा जो है वो कम प्रतीत हो रहा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की स्थानीय समय 2 घंटे का अंतर होता है। जैसा कि गुजरात इस छोर पे है, पश्चिम वाले पॉइंट पे, और अरुणाचल प्रदेश तो पूरब वाले पॉइंट पे है, तो इन दोनों में जो है वो कितने समय का अंतर होगा? तो 2 घंटे समय का अंतर होता है, ठीक ना, याद रखना होगा। अतः जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा को जो है भारत का मानक याम्योत्तर समय रेखा माना गया है, ठीक ना। मानक याम्योत्तर समय यानी कि भारत 82.5 डिग्री से जो है भारत की समयों की गणना किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से भारत में समय की गणना किया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कौन सी? 82.5 डिग्री रेखा जो है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, अक्षांश का प्रभाव किधर से किधर की ओर? दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव क्या होता है? दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक ना। तो ये वाली पॉइंट जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है। याद आपको क्या रखना है कि अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है और यह मिर्जापुर से होकर, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से जो है होकर गुजरती है, ठीक ना। यहाँ भी दिया गया है, देखिए क्या कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है, ठीक ना। कन्याकुमारी और कश्मीर का बात कर रहा है ना। उसके बाद देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? 82.5 डिग्री को पूर्वी देशांतर इसलिए माना गया है क्योंकि 82.5 डिग्री रेखा जो है हमारे भारत के जो है लगभग जो है वो बीच से होके गुजरती है, ठीक है। लगभग क्या है कि बीच से होके गुजरती है, ठीक ना, बीच से होकर गुजरती है, इसलिए जो है इसे जो क्या माना गया है? मानक याम्योत्तर समय रेखा माना गया है। अब बीच से होकर गुजरने से इसलिए माना गया है, और कि बीच से होकर जब यह रेखा गुजरती है तो क्या होगा कि हमारे भारत में जो है अन्य प्रदेशों में जो है, हमारे भारत के अन्य राज्यों में जो है वो क्या कहते हैं, समय का अंतर जो है वो ज़्यादा हमें देखने को ना मिले, ठीक ना। अभी तो जैसा कि जब ये रेखा बीच से गुजरती है तब अरुणाचल प्रदेश का समय और गुजरात का समय 2 घंटे का अंतर है ना। दिन और रात की अवधि में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। लेकिन यह बीच से नहीं मानते, और माना कि हम यहाँ मान लेते, तब गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में कब दिन हो जाता और क्या कहते हैं यहाँ कब रात हो जाता, उसमें समय का जो है हमें अंतर कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता, ठीक ना। इसलिए जो है बीच की रेखा को जो है वो मानक याम्योत्तर माना गया है और भारत के बीच से होकर, लगभग बीच से होकर 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड जो है एशिया का आप बात कर रहे हैं ना, एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है।
भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप की दक्षिण विस्तार है। भारतीय भूभाग क्या है? एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोप देश और पूर्वी एशियाई देश को मिलाता है। हिंद महासागर किसको मिलाता है? पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी में एशियाई देश को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार जो है वो हिंद महासागर में शीर्षतः फैला हुआ है। यानी क्या बात कर रहा है? इसका बात कर रहा है। देख लीजिए एक बार, यह क्या है? हिंद महासागर है। यह क्या है? हिंद महासागर है ना। अब इस हिंद महासागर, ये हमारे भारत का क्या है? दक्षिण का पठार है। और ये दक्षिण का पठार किधर है? हिंद महासागर की ओर है ना। यही बात तो कह रहा है, ठीक ना। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश से भी पूर्वी तट के मध्य से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत की जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? देखिए हिंद महासागर का नाम किस नाम पर? हिंदुस्तान, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर क्यों रखा गया है? भारत का नाम जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से जो है हिंद को लिया गया है, ठीक ना। हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान शब्द से जो है हिंद को लिया गया है और हिंद महासागर का नाम रखा गया है। और यह हिंदुस्तान हमारे भारत का नाम है। और एक देश के नाम पर जो है एक देश के नाम पर एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम रखा गया है। और क्यों इसी देश के नाम पर इसका नाम रखा गया है? क्योंकि हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, ठीक ना। इसी महत्वपूर्ण के स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है इसके नाम पर रखा गया है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, याद रखना होगा कि सन 1869 ईस्वी में सुएज नहर की खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। भारत का विश्व के देश के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभाग से होकर था। यानी कि विश्व के साथ जो व्यापार होता था, जो भी होता था, वो समुद्र से अपेक्षा जो है ज्यादातर जो है वो भूभाग रास्ते के मार्ग से होता था, स्थल के मार्ग से। अब उत्तरी पर्वत के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। समुद्री मार्ग तो क्या कहते हैं, जब वास्को डी गामा भारत आता है 1498 ईस्वी में, केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। उसके बाद भारत के साथ जो है समुद्री मार्ग का खोज हुआ था। उससे पहले जो था वो स्थल मार्ग से ही व्यापार होता था। अब देखिए यहाँ फिर क्या है, इन मार्ग से प्राचीन समय से विचार और वस्तु का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारत अंक, दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान्य जो है भारत के विभिन्न देशों को ले जाते हैं। इनके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये जो है उतना हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक ना, कोई जरूरी नहीं है याद रखने का। अब देखिए भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। भारत में कितना राज्य? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो है यहाँ हमें क्या कह रहा है, आप कमेंट में जरूर यहाँ इस क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा कि पश्चिम और पूर्वी तट पर केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करता है? उसके बाद है पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा को छूने वाले राज्य को 4 वर्ग में विभाजित कीजिए। उदाहरणतः उन राज्य को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है, इसी तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। यानी इन क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। हो जाएगा सॉल्व। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद जो है ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या है कि भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, भारत की भूमि की सीमा उत्तर पश्चिम का बात कर रहा है, यानी ऊपर वाला हिस्सा का। जैसा कि देखिए ये भारत है ना, ये क्या है मान लेते हैं थोड़ा सा
रुकिए, ये मान लेते हैं क्या है हमारा भारत। मैप नहीं बन पा रहा है। मान लेते हैं ये भारत है, तो ये इसका क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, यानी इसका बात कर रहा है ना। उत्तर और पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान। उत्तर और पश्चिम में ये वाला भाग क्या है, पाकिस्तान। और अफगानिस्तान के साथ, ये अफगानिस्तान के साथ और यह पाकिस्तान के साथ। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल, ये वाला उत्तर वाला भाग है ना, ये सब इसमें चीन, तिब्बत, नेपाल है, टच कर रहा है भारत की सीमा के साथ। और भूटान के साथ, तथा पूरब में म्यांमार एवं बांग्लादेश के साथ, ये पूरब में यहाँ म्यांमार और ये क्या है, बांग्लादेश है, के साथ टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ क्या है कि क्या आप जानते हैं कि सन 1947 से पूरब भारत में दो प्रकार के राज्य थे। यानी कि सन 1947 से पहले जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, तो हमारे भारत में दो प्रकार से शासन चलाया जाता था। ठीक है, देखिए कैसे कैसे, एक प्रांत के आधार पर, ठीक है, और एक रियासत के आधार पर। प्रांत पर शासन जो था वो अंग्रेज चलाता था, यानी ब्रिटेन से चलता था। ठीक है, और रियासत पर अधिकार जो है, शासन कौन चलाता था, राजा चलाता था। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। वही अंग्रेज, वायसराय जो अंग्रेज जो नियुक्त करता था वायसराय को, वह प्रांत पर क्या करता था, शासन। और रियासत का शासन स्थानीय शासक द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासक की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर हमारा, यह 1947 से पहले का बात कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो 4-5 क्वेश्चन था वो सब इस मैप को देखने के बाद जो है सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक ना, देखिए क्या है यहाँ, ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से टच करने वाला राज्य कौन कौन सा है भारत का, देख लीजिए गौर से थोड़ा सा। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर भी है, और लद्दाख भी है। लेकिन अफगानिस्तान से टच करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, लद्दाख है। ठीक ना, उसके बाद चीन, तिब्बत, ये सारा रहा, चीन इधर, तिब्बत ये। भूटान क्या है, ये रहा। उसके बाद देखिए नेपाल कहाँ है जी, नेपाल, नेपाल ये है ना, नेपाल ये रहा। नेपाल क्या है, ये रहा। ठीक ना, नेपाल ये रहा। सिक्किम ये तो हमारा हिस्सा है। देखिए ये भूटान। उसके बाद इधर म्यांमार है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये क्या है, म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश है। ये सारा क्या है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। देखिए कर्क रेखा अभी हम लोग पढ़े हैं, भारत को जो है वो कहाँ से, बीच से होकर लगभग गुजरती है, और किस किस स्टेट से होकर गुजरती है, तो देख लीजिए गुजरात से होकर गुजर रही है, राजस्थान में टच कर रही है, तो गुजरात राजस्थान हो जाएगा इधर। इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद क्या कहते हैं, त्रिपुरा, और ये मिजोरम। यानी कि 2 स्टेट यहाँ, 2 स्टेट यहाँ, और 2 यहाँ, तो 6, और 2 यहाँ, तो 8 स्टेट से जो है कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है। और एक बात याद रखिएगा कि देखिए पुदुचेरी में जो है 4 डिस्ट्रिक्ट है। पुदुचेरी क्या है, पुदुचेरी जो है यह हमारा, पुदुचेरी ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और इसमें पुदुचेरी में जो है कितना, 4 डिस्ट्रिक्ट है, और 4 डिस्ट्रिक्ट जो ये है 3 राज्य में बिछड़ा हुआ है। यह 4 डिस्ट्रिक्ट 3 राज्य में, देख लीजिए केरल, यहाँ माहे, एक माहे डिस्ट्रिक्ट है, यह पुदुचेरी का हिस्सा है, लेकिन केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद यनम भी क्या है, पुदुचेरी का हिस्सा है, लेकिन यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तो 2 स्टेट हुआ, सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ। उसके बाद देख लीजिए तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट है, एक तो स्वयं पुदुचेरी है तमिलनाडु में, और दूसरा कड़ाईकल, कड़ीकाल, कड़ाईकल जिसे कहते हैं, कड़ीकाल, यह भी क्या है, पुदुचेरी का हिस्सा। तो 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट जो पुदुचेरी का है वो 3 राज्य में, 1 2 3 राज्य में, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जो है वो छितरा हुआ है। ठीक ना, और ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में, और ये अरब सागर हमारा है दक्षिण, सॉरी हिंद महासागर में। ठीक है, उसके बाद जो है नीचे क्या है, हिंद महासागर है। उसके बाद देखिए ये बंगाल की खाड़ी, एक क्वेश्चन और एग्जाम में यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। देखिए बीपीएससी जो है 70वीं में जो है शायद ना, हाँ 70वीं में पूछा गया है। देखिए क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी है, और ये क्या है, पाक खाड़ी, ये पाक की खाड़ी है।
ठीक ना, पाकिस्तान इधर है, लेकिन ये जो है पाक की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है ना, याद रखना है। तो पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाली जो जल संधि है वो पाक जल संधि है, और ये जो है ये रास्ता रास्ता इसे पाक जल संधि कहते हैं, ठीक ना। तो याद रखना होगा कि बंगाल की खाड़ी को और पाक की खाड़ी को जोड़ने वाली जो मार्ग है उसे पाक जल संधि कहते हैं, ठीक ना, पाक जल संधि कहते हैं। और उसके बाद याद रखना है, स्थल खंड को क्या करता है, दो भागों में बांटता है, यानी कि श्रीलंका को और तमिलनाडु को क्या करता है, अलग करता है। तो कौन अलग करता है, तो पाक जल संधि ही अलग करता है, ठीक ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जब पाक कह दे, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी कह दे, तो पाकिस्तान की तरफ मत ढूंढने लग जाइएगा, ठीक ना। यह किधर है, श्रीलंका की साइड में है। यह रखा गया है, पाक खाड़ी नाम रखा गया है, एक क्या कहते हैं, गवर्नर था मद्रास का शायद, उसी के नाम पर रखा गया। अब देखिए, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। दो द्वीप किसे कहते हैं, जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है, उस स्थल को द्वीप कहते हैं। तो श्रीलंका भी और मालदीव भी क्या है, चारों ओर से क्या है कि वो पानी से घिरा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह क्या है, हिंद महासागर, ये सारा हिंद महासागर पानी ही पानी है, और बीच में क्या देख लीजिए, मालदीव है, यानी कि चारों ओर से पानी से घिरा है, तो यह भी द्वीप है। उसके बाद यहाँ देख लीजिए श्रीलंका, यह रहा श्रीलंका, और यह भी पानी से घिरा है चारों ओर से, इसलिए द्वीप श्रीलंका द्वीप मालदीव द्वीप कहा जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्र रास्ता पाक जल संधि, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, तथा मन्नार की खाड़ी है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, मालदीव और लक्षद्वीप के देखिए, पाक जल संधि ये है भारत और श्रीलंका के बीच में, पाक जल संधि, जैसा कि अभी हम लोग इसका बात कर रहे थे, ये रहा पाक जल संधि, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मन्नार की खाड़ी का बात कर रहा है, ये मन्नार की खाड़ी मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में, यानी कि मन्नार की खाड़ी मालदीव और लक्षद्वीप के बीच जो है रास्ता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपने पड़ोसी देश के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है, ठीक ना। देखिए, यहाँ से याद हमें क्या रखना है कि एक पाक जल संधि से रिलेटेड बातें याद रखनी है और एक मन्नार की खाड़ी, दो बात यहाँ से याद रखना है हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर जो है, भुवन एनसीईआरटी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्र को देख सकते हैं, ठीक है। यह वेबसाइट का नाम दिया गया है, ठीक ना, आप देख सकते हैं अगर देखना चाहते तो, हमारे एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए नेक्स्ट पेज क्या है, अब बस खत्म हो गया ना। आज जो हम लोग पहला चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ रहे थे, यह क्या हुआ, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो भी नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो अब अगले वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 2 को पढ़ेंगे।